नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईडी आला रे 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में फंसे संजय राउत को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने ईडी हिरासत में भेज दिया है। अब 4 अगस्त तक ईडी उनसे घोटाले के राज निकलवाने की कोशिश करेगी। इस बीच संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्म है। उद्धव ठाकरे पुष्पा स्टाइल में बीजेपी को धमकी दे रहे हैं। दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। फिर सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद शिवसेना की, संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी होंगे आमने सामने। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गिरफ्तारी के करीब 12 घंटे बाद ईडी ने संजय राउत का मेडिकल कराया और फिर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में भेज दिया। 4 तारीख को संजय राउत साहब को फिर एक बार कोर्ट के हाजिर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट न्याय हमें देगी और संजय राउत को जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। इस बीच ईडी का शिकंजा कसने के बावजूद संजय राउत की कोशिश पुष्पा वाला अंदाज बनाए रखने की है। उधर उद्धव ठाकरे की कोशिश सियासी हमले को पुष्पा स्टाइल देने की है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। उद्धव गुस्से में है तो उनकी पार्टी पर काबू करके उनकी सत्ता हथियाने वाले एकनाथ शिंदे संजय राउत की गिरफ्तारी पर चुटकी ले रहे, कह रहे हैं हर रोज 8 बजे बजने वाला भोंपू बंद हो गया। अरे आपके तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ वो संजय राउत के घर पहुंचे और घर वालों से मुलाकात की। उधर उनके समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। एजेंसी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। अगर किसी को समन्स भेजा है, किसी को हिरासत में ले लिया है, तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। संजय राउत की पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टर अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। वी आर लॉ मेकर्स, नॉट लॉ ब्रेकर्स। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार एक बार फिर निशाने पर है। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में उतरी कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिला है। बीजेपी अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं, बस यही मकसद को सामने रखकर। संजय राउत एक बड़े सज्जन आदमी है, बीजेपी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, बीजेपी के सामने डर के मारे सर नहीं झुकाई। बस यही इनका एक ही गलती है, एक ही अपराध मान सकते हैं आप। वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। अब बाकी सारी चीजें जांच में आएंगी। जिस केस में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। पात्रा चौल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है।
अब आपको बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाले की आंच संजय राउत तक पहुंची कैसे। 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले की जांच हो रही थी। तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। आरोप है कि संजय राउत ने इसी पैसे से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। अब संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो। स्टाइल तो झुकेगा वाला है, झुकेगा नहीं वाला है, लेकिन इन सब के बीच सच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बातचीत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ सांसद शिवसेना की जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और सीधा सपाट सवाल है, अगर सही है तो ईडी की जांच से डर कैसा? क्यों उद्धव ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी को संजय राउत को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है? सवालों का सामना करें, और अगर जो ईडी की जांच है वो नहीं ठहरेगी तो खुद ही क्लीन चिट होकर हाथ हिलाते हुए निकल जाएंगे। प्रियंका जी। अरे डरा कौन है? जो डरे वो भागकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। महाराष्ट्र में ही कुछ दिन पहले डरकर भागे हैं, और जो डटा है और सामना कर रहा है वो संजय राउत जी हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी ये सारी कार्रवाई निष्पक्ष है, आपकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो जब उन्होंने ईडी समन्स दिए थे, जब पार्लियामेंट सेशन में था और संजय राउत जी ने रिटन रिक्वेस्ट दी थी कि पार्लियामेंट सेशन में है, उनकी ओथ टेकिंग भी होनी थी, उनके नेक्स्ट टर्म की ओथ टेकिंग होनी थी, आप मुझे कोई डिफरेंट डेट दे दीजिए, सेशन खत्म हो जाए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतनी आनन फानन में, इतनी जल्दबाजी में, इतनी हवड़ में, जल्दी में इन लोगों ने उनके 7:30 पे घर पहुंच जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि हमारी पार्टी के फ्लो लीडर हैं, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, उनको पहले डिटेन कर देते हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो पूछना तो सवाल इनसे चाहिए, इनको किस बात का भय था कि रातों रात इन्होंने ईडी भेजी? मैं बताती हूँ किस बात का भय था। जो राज्यपाल हैं, जो मराठियों के खिलाफ बात करते हैं, और ये पहली बार नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले जी की शादी के बारे में बात हो, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात हो, और अब मराठी मानुस के बारे में बात हो, इन्होंने उनको डिमीन करने की कोशिश की, और इस वजह से ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में ईडी आ जाती है। तो ये मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि इनको किस बात का डर हुआ कि इनको इस तरीके की हरकत करनी पड़ी? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। अभी बहुत सारे सवाल हैं प्रियंका जी, लेकिन सुधांशु जी, क्यों आनन फानन में जब सेशन चल रहा था अपने सांसद पर, ठीक है, सांसद पर इस तरह से धावा बोल दिया, ये उनका आरोप है। डरे हुए आप लोग हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। आप लोग चाहते हैं देश में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी बचे ही नहीं, एक एक करके विपक्षी तमाम नेताओं को आप लोग घेर रहे हैं एजेंसियों के जरिए। जवाब दीजिए। अजय जी, देखिए, जो ये कल की घटना हुई है, या ये क्या कोई आनन फानन में हुई है? अचानक अनायास हो गई है? यह प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रही थी। ईडी से संजय राउत जी की पूछताछ का विषय भी चल रहा था। आप याद करिए, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब उन्होंने ईडी के सामने आने से इस आधार पर इनकार किया था कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त है। उपराष्ट्रपति का नामांकन हो गया था, अब वोटिंग है, अब उस बीच में कौन सी व्यस्तता थी? इसी के आधार पे कई बार बातचीत करने के बाद जब ईडी को यह आभास लगा, तकनीकी आधार पे लगा होगा, वो तो ईडी के लोग बेहतर बता सकते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे, इसलिए फिर यह कार्रवाई हुई। और कल भी यदि आप देखें तो ईडी पहले उनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए गई थी और देर रात में उनकी गिरफ्तारी की घोषणा हुई। तो ये कहना कि ये कुछ अनायास, अचानक, अप्रत्याशित और एकदम से कुछ ऐसा हो गया है, यह कहना उचित नहीं लगता है। जिस प्रकरण के संदर्भ में हुआ है वह वर्षों से चल रहा था, और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी महीनों से चल रही थी, और उसमें जो उनका उत्तर था, प्रत्युत्तर था, ये सब मीडिया की नजर में पिछले कई हफ्तों से है। इसलिए यह आरोप बिल्कुल आधारहीन लगता है कि अनायास, अचानक, आनन फानन में कल कोई कार्रवाई की गई। जो प्रक्रिया हुई है वो तकनीकी दृष्टि से कानून की व्यवस्था के अनुसार। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है ईडी, इस पर जवाब नहीं आया। मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ। सवाल आपने पूछा नहीं, सुधांशु जी दे दे। सुधांशु जी ने इसका जवाब नहीं दिया था, इसका जवाब, ये तो आपका आरोप है। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं।
देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं। हाँ। समस्या जानते हैं क्या है मेरा? जब इनके जमाने में जब सीबीआई पे आरोप लगा था, तब भी विषय क्या था ये लोगों को ध्यान नहीं आता है। विषय कोयला घोटाला था, आरोप इन्हीं के मंत्रियों पे था। यानी तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में यही लोग थे, आज भी जांच एजेंसियों के घेरे में ये लोग हैं। तो अब ये बताएं कि सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, चाहे कोलगेट हो, चाहे सीडब्ल्यूजी हो, चाहे 2G हो, तब भी सीबीआई और ईडी के फंदे में यही लोग थे। आज वही प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आज भी ये है, तो अब ये आरोप लगाने का तो औचित्य नहीं। हम तो तब मानते कि उस जमाने में आप ये कहते कि साहब हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, अब अचानक आरोप आ गए विपक्ष पे, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पे यदि देखें तो ये तमाम ऐसे मामले जो बरसों से चल रहे हैं, हमारे सरकार में आने से पहले से चल रहे हैं। अभी ईडी के मामले पे सोनिया जी और राहुल जी को जिस कारण से पूछताछ चल रही, तो 2013 का मामला है, यानी इनकी सरकार के समय में हुआ है। इसलिए ये आरोप भी पूरी तरीके से आधारहीन लगता है कि जो जांच एजेंसियों को प्रभावित करने, दबाव में लेने, और आपने देखा था कांग्रेस ने तो आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। तो ये और कुछ नहीं, केवल कानून से अपने को ऊपर समझते हुए कानूनी एजेंसियों को दबाव में लेने की एक सोची समझी रणनीतिक प्रक्रिया का अंत। ठीक है, सुधांशु जी की बातों का जवाब दीजिएगा। 2 प्रश्न मेरे हैं प्रियंका जी। एक तो आपने कहा कि उनको आनन फानन में क्यों, इससे पहले उनको कई समन भेजे गए हैं। एक समन उन्हें 27 जुलाई को भी भेजा गया था, वो इन समन्स पर पेश होने से इनकार करते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय ही हैं, आरोप होगा तो जांच होगी। दूसरा प्रश्न, क्या आप उनके तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ईडी का आरोप है वो बैंक ट्रांजैक्शंस में लेकर आई हूं डेट के हिसाब से। अगर आप तैयार हो प्रियंका जी तो मैं आपको सुना देती हूं। 2007 में ये पात्रा चौल का काम रीडेवलपमेंट का काम, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। उनको पहले भी समन दिए गए थे, इस पर जवाब दीजिए, फिर बैंक ट्रांजैक्शंस पे आएंगे। देखिए, एक सेकेंड, मुझे 2 चीज समझ में नहीं आ रही हैं। एक, उन्होंने कहा कि जब उनको ईडी समन भेजा था और उन्होंने लिख कर दिया कि पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है। देखिए, आई नो सुधांशु जी रोज पार्लियामेंट में नहीं आते, हो सकता है रजिस्टर साइन करके चले जाते हों, पर मैंने उनको ज्यादा पार्लियामेंट में देखा नहीं है। जब वो बात नहीं करते हैं या उनका 0 नहीं होता है, वो पार्लियामेंट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो शायद उनको यही लगने लगा है कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर सिर्फ वीपी का चुनाव होगा तभी वोट करने जाएंगे, वीपी की प्रक्रिया होगी तभी पहुंचेंगे। ऐसे हमारे पार्टी लीडरशिप नहीं है। हम लोग सब रोज पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा 0 हो या ना हो, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हो या ना हो, हम लोग सब अपनी हाउस में, सदन के अंदर हम अपनी प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि सदन की कार्रवाई सिर्फ अपनी बात सुनाने की नहीं होती है ना, दूसरों की बात सुनने की भी होती है। तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है पूरा सेशन अटेंड करने की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं भाग रहा हूँ। 27 जुलाई का आप हवाला दे रही हैं, 27 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्या? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनके अटेंडेंस पे सवाल पूछा जाता है। प्रेजेंट होते हैं तो अरे तुम यहाँ पर क्यों थे, मुंबई क्यों नहीं भागे? बस कह रहे हैं आप कोऑपरेट कर लीजिए। क्या हमने कोऑपरेट नहीं किया? उससे पहले जब भी समन्स आए उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। चलिए, प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही है, 2020 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसने जो टूल पकड़ा है वो टूल अभी रिसेंटली ही पकड़ा है, जब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो टूटा था। अब दूसरा आंकड़ा, आप मुझे बैंक अकाउंट से पहले मैं आपको दूसरा आंकड़ा सुना दूं। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस का जवाब है कि अगर आप ईडी के जो समन्स हैं 2004 to 14 देख लें, 200 समन्स हैं, 27 गुना बड़े हैं 2014 से 2022 में। अब चलिए, बड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं देखिए हम इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि इसमें से कन्विक्शन कितने हैं? 3000 से ज्यादा आपने ईडी समन्स दिए हैं, उसमें कन्विक्शन 23 लोगों के हैं। चार्जशीट जिनकी हुई है 23 लोगों के, 0.5%। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीति से प्रभावित समन्स जा रहे हैं, राजनीति से प्रभावित केसेस खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र का ही हवाला देती हूँ। आप कह रही हैं समन्स का वो उन्होंने स्किप किया, ईडी समन्स। इनसे पूछिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन नितिन गडकरी जी ने कही थी। महाराष्ट्र की एक एमपी हैं जिन्होंने शिंदे कैंप को भी सपोर्ट दिया है, उनको तो 10 ईडी समन्स गए थे। रोज किरीट सोमैया जी एक वीडियो निकालते थे उनके खिलाफ, 10 ईडी समन्स गए थे, जो एक भी उन्होंने वहां पे पेशी नहीं दी है। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? वो तो पार्लियामेंट निभाने के लिए उनको वहां पे रखा हुआ है। जवाब दीजिए। जो बात कर रहे हैं ना ईडी की, ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, निष्पक्ष नहीं है, वॉशिंग मशीन की तरह यूज हो रही है, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट। जब से मामला बिगड़ा है शिवसेना के साथ, तब से आपकी मशीनरी बन गई है। जवाब दीजिए। देखिए,
मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बजाय अगर प्रियंका जी तथ्यात्मक बात का जवाब देती तो बेटर होता है। संजय राउत ने यह नहीं कहा था कि संसद का सत्र चल रहा है, उन्होंने कहा था मैं उपराष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हूं। मुझे ये जवाब दीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी भूमिका है कि वो ईडी का उत्तर देने का भी समय नहीं। अरे भाई, कोई ना तो कोई पब्लिक का चुनाव है कि जाके आपको कैंपेनिंग करनी है, सुबह से शाम तक आप चुनावी रैली करनी है, ना वो करना है। ये तो उपराष्ट्रपति का नामांकन हो गया, आप केवल वोटिंग करनी, इसके अलावा किसी सांसद का कोई रोल ही नहीं है। तो बजाय व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की इस बात का जवाब देती, अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं व्यस्त हूं इसलिए जवाब नहीं देने की स्थिति में हूं, यह दर्शाता है कि यह बचाव के लिए किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं बचने का प्रयास है। यह तथ्यात्मक जवाब नहीं था, इसलिए ऐसा आभास लगा। और एक नहीं था, कई मौकों के ऊपर पिछले दिनों में कई बार ऐसा है। हाँ, कन्विक्शन रेट, हाँ कन्विक्शन रेट पे हम बता रहे हैं। देखिए, जो पीएमएलए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उसमें कन्विक्शन में समय लगता है। यदि इस प्रकार की बात कोई सांसद करे तो उससे पूछना चाहता हूं, देश में क्रिमिनल में कन्विक्शन रेट कितना है? सिर्फ 2% लोग हैं जेल में जो कन्विक्टेड हो गए, 98% अंडर ट्रायल है। तो आपके हिसाब से सारे अपराधों के बंद कर देने चाहिए। अनिवार्य न्यायिक प्रक्रिया इतना लंबा समय लेती है। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास के अंदर सरेआम गोली मार के हुई थी। कितने महीने हुआ था कन्विक्शन? 10 साल लगे थे कन्विक्शन होने, क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया की एक लंबी बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो ये बात है, अगर ईडी रिकवरी न कर पाए, आपको कोर्ट से राहत मिल जाती है, मान लेते। एक नहीं अनेक मौके पर हुआ है जहां पे जाके, जैसे हम लोगों के खिलाफ झूठे हिंदू आतंकवाद के केस लगाए थे, एक की भी चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, और जो चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की वो औंधे को गिरी जाके कोर्ट में। पर आज तक क्या ईडी के विरुद्ध ये जाकर कोर्ट से कोई राहत पा पाए हैं? ईडी ने रिकवरी की है, 67,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की रिकवरी की है। अभी आपने देखा बंगाल में भी रिकवरी हुई है। अब जब रिकवरी हो रही है, तथ्य सामने है और कोर्ट ने भी पक्ष में बोला है, तब इस प्रकार के आधार लेना मुझे लगता है यह तथ्यात्मक नहीं है, यह आधारी है। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अब मैं वो बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर प्रियंका जी आपकी राय जानना चाहती हूं, क्योंकि आप उनको डिफेंड करने बैठी हैं। तो आप कैसे डिफेंड करेंगी कि साल 2009 में, यानी ठीक 2 साल बाद, जब पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम मिला था प्रवीण राउत को, उसके बाद साल 2009 में प्रवीण राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में, जो कि संजय राउत की पत्नी है, 55 लाख रुपए जाते हैं। 2011 में संजय राउत 29.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं उनकी 2 कंपनियों में, और 1 महीने बाद, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स पर दिखाइए, 2009 में जो आरोप है उसके मुताबिक 55 लाख रुपए जिससे फ्लैट खरीदा गया। अगला दिखाइए, 2011 में संजय राउत 29.5 लाख प्रियंका जी प्रवीण राउत के फर्म में निवेश करते हैं, और ठीक 1 महीने बाद कौन सी जादू की छड़ी में चलती है कि 1 महीने के अंदर उन्हें 29.5 लाख प्लस 37.5 लाख का फायदा भी मिल जाता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पर आइए। 2011 में संजय राउत की पत्नी, जिनकी कंपनी है अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर 5,625 रुपए इन्वेस्ट करती है, और उन्हें मिलता है रिटर्न में 13 लाख रुपए, लगभग 13,94,000 रुपए। कुल मिलाकर 1,06,00,000 फायदा प्रवीण राउत ने संजय राउत को पहुंचाया था। ये आरोप है कि प्रवीण राउत हो, संजय राउत हो, राकेश वधावन एचडीआईएल के, सारन वधावल एचडीआईएल के, चारों ने कॉन्स्पिरेसी रची। 672 लोगों को चौल की जगह उनका घर नहीं मिला, उनको चीट किया गया, उनके साथ धोखा हुआ। 112 करोड़ का फायदा प्रवीण राउत को हुआ, 1,06,00,000 का फायदा संजय राउत को हुआ। फ्रंट मैन था संजय राउत। माडा से अप्रूवल दिलाना हो रीडेवलपमेंट का या खाली कराना हो चौल को, इन सब में संजय राउत की भूमिका थी। यह आरोप है। इन आरोपों को आप कैसे डिफेंड करेंगी? बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे डिफेंड करेंगे? सबसे पहले जो आपने पहला चार्ज लगाया 55 लाख का, प्रवीण राउत जी ने मिसेस राउत को ये 55 लाख दिए। 55 लाख क्या खैरात दी? उन्होंने लोन दिया है, बाकायदा लोन है, और लोन का पे ऑफ भी हुआ है। पहली बात ईडी की जांच के बाद। दूसरी बात आपने कही उन्होंने इन्वेस्ट किया 29। अरे प्लीज एक सेकेंड, मुझे बोल लेने दीजिए ना। आपने सवाल बहुत सारे एक के बाद एक पूछे हैं, आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा आपने पूछा 29.5 लाख 37 लाख कैसे मिला।
आजकल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी है। क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है उनको 2000% का भी रिटर्न मिल रहा है, 3000% का भी मिल रहा है। उस पर टैक्स दे देते हैं लोग, टैक्स दे रहे हैं ना। टैक्स का अभी कंपोनेंट लाई हैं निर्मला जी, तो कभी कभी रिटर्न्स पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? प्राइवेट बिल्डर्स हों उन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इनके रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होते हैं, रिस्की होते हैं पर रेट ऑफ रिटर्न हाई होते हैं। तो अगर आप इसको भी कहने लग जाएंगे तो आज एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करे? इसमें फिक्स डिपॉजिट में करे जहाँ पे 4% ये लोग दे रहे हैं, पीपीएफ में करे जहाँ पे शायद 4% से ज्यादा भी हो गया है, कम हो गया है। तो आप मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में करना बंद कर दें। अगर मैं 100 रुपए स्टॉक मार्केट में डालती हूँ, रातों रात वो स्टॉक 1000 रुपए का हो जाता है, तो दोष मेरा हो जाएगा। सेकंड, अब तीसरी बात आपने कही, वर्षा ने 112 करोड़ का फायदा प्रवीण राउत जी नहीं, 5000 का इन्वेस्टमेंट भी एक था। 5000 के इन्वेस्टमेंट पर 13 लाख का रिटर्न मिला वर्षा राउत को। हाँ, 5000 के इन्वेस्टमेंट पे 13 लाख का उनको रिटर्न मिला। कब मिला, क्या मिला, किस उसमें मिला, ये मैं इस पे, बिकॉज आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन, इस पे मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी। बट आई एम वेरी सर्टेन जो क्वेश्चन आप मुझ पे दाग रही हैं वो ईडी ऑलरेडी संजय राउत जी से पूछ चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुनील राउत जी जो उनके भाई हैं, उन्होंने बकायदा ये तक कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस कल हमारे 7 से 7:30 बजे से लेकर रात तक, पर उनमें से एक चीज हमसे नहीं मांगी गई। और अब कह रहे हैं कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो या तो हमने जो जवाब दिए हैं, जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं तो आप कार्रवाई करें। पर अब इस बेसिस पे कि करप्शन हुआ है, ऑन द बेसिस वे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, आई थिंक दैट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो वो लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो करें क्या? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन्वेस्ट करने लग जाए, अगर उसमें दिक्कत होने लग जाए, और अगर हो सकता है उन्हें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया, ये भी सच नहीं है, बाकायदा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है ये सारे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आज अगर कोई विंडफॉल गेन्स लैंड सेल से हो जाए तो ये करप्शन हो गया। ठीक है, आपने बाकी का जो भी जवाब दिया वो तो खैर आगे ईडी ले जाएगी, लेकिन एक सामान्य ज्ञान का सवाल है और वो ये है कि ये 55 लाख वर्षा राउत ने माधुरी राउत यानी उनकी पत्नी को ईडी की जांच शुरू होने के बाद क्यों रिटर्न किया? वो लोन पहले से लिया हुआ था, 2009 का लोन था, और जैसे ही ईडी की जांच शुरू होती है वो पैसा रिटर्न करती है। तो उसमें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हो रही होगी कि इमीडिएटली रिटर्न नहीं करना है, जब उनको सहूलियत हो तब रिटर्न करना है, अगर वो एक ईडी का दायरा बन जाए टू स्टार्ट कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, उसको करप्शन घोषित करने लग जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बकायदा उनकी बैलेंस शीट में वो लोन दिख रहा है। अब जवाब दीजिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन। मैं फिर से कहूंगी, तभी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तभी इसी तरीके के काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। वैसे तो रोज मीडिया में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लीक होती है, रोज मीडिया में लीक होती है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दें। अगर आप कहें दिस इज द बेसिस ऑफ करप्शन, देन आई डोंट नो व्हाट इन्वेस्टर्स शुड बी डूइंग। सुधांशु जी बताइए, इन्वेस्टमेंट था, निवेश था, सॉरी अच्छा, लोन था, निवेश था। सुधांशु जी, लोन था, निवेश था। देखिए, यहीं पर देखिए, आप देखिए प्रियंका जी ने अपनी बात की शुरुआत क्या की। उन्होंने पहले वक्तव्य में कहा बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत तेजी से रिटर्न्स आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और 2-2000% के रिटर्न आते हैं। 2007 और 9 में तो कोई क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज नहीं थी, उस समय तो कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि इस समय में हो रहा है। हाँ, 2007-9 में अगर सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहे थे तो लैंड के इन्वेस्टमेंट में आ रहे थे और शेयर मार्केट्स में आ रहे थे। अब देखिए, एक सांसद के रूप में आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट शो करने पड़ते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं शो करना पड़ता है। अगर आपने 1 लाख रुपए भी कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो शो करना पड़ता है। यदि इनमें कहीं इन्वेस्टेड है, मुझे ये जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में शो कर रखा था कि मैंने अमुक अमुक जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, तब तो उनके लिए समस्या कम थी, क्योंकि इन्वेस्ट जहां किया वहां से स्पष्ट बात को ट्रैक किया जा सकता है कितने % गेन होगा और वह गेन जो हुआ है वो लीगल है या इलीगल है। अगर ये शो किया है तो कोई समस्या नहीं, अगर नहीं शो किया है तब तो फिर पूछताछ की संभावना बनती है कि बैलेंस शीट में पैसा तो दिख रहा है परंतु इन्वेस्टमेंट कहां पे किया गया था, यानी ये किस सोर्स से रिटर्न होकर आया है। यही मुख्यतः पीएमएलए के केस में होता है। यदि उनके पास क्लियर कट होता तो इसका तो कोई आधार ही नहीं बनना चाहिए था जो प्रियंका जी कह रही थी, परंतु उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट का कहीं पर आधार नहीं दिख रहा। ईडी जितनी जुगत लगा रही है, आपको लगता है भ्रष्टाचार का ये इतना बड़ा मामला है जिसको ईडी इस तरह से आगे ले जा रही है
या पूरी ताकत इसलिए झोंकी जा रही है क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना है? सीधा सवाल कर रही हूं आपसे। नहीं, अरे ये कौन सा इतना बड़ा कोई मामला थोड़ी है जितना उन्होंने हाथ वाथ हिलाए और गाड़ी के ऊपर चढ़ बढ़ के अपना जो वस्त्र था वो गले में पड़ा हुआ पट्टा लहराया। इतना बड़ा मामला भी नहीं था जितना बड़ा जेल में डालिएगा वो पट्टा भी ना लहराए। 2 मिनट में इसका तकनीकी उत्तर नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अगर मामला इतना छोटा था तो तकनीकी आधार पे उत्तर देकर 2 मिनट में इसमें क्लियर हुआ जा सकता था। और ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से तो बहुत क्लियर कट, अगर क्लियर कट आपका ट्रांजैक्शन है तो कोई एजेंसी आपको उसमें किसी प्रकार से नहीं फंसा सकती। और अगर फंसाने का प्रयास करती है ऐसा आपको लगता है तो कोर्ट से 2 मिनट में राहत मिल जाएगी। अगर इतना क्लियर है कि मैंने ये इन्वेस्ट किया और ये रिटर्न आया, अगर इतना क्लियर होता तो उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त हूं इसलिए नहीं आ सकता था। तुरंत अगले दिन आकर ये सारी चीजें और जो आप बता रही हैं, ये बैंक ट्रांजैक्शंस के डिटेल आपके पास नहीं होते अंजना जी। ये बात प्रियंका जी आके बता रही होती, देखो इतना क्लियर मामला है, संजय राउत जी की तरफ से आ रहे होते। चलिए ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर अन्य मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। एक्चुअली उन्होंने यही कहा कि 2 मिनट में जवाब दे देते, तो पिछले जो ईडी समन्स से सारे जवाब दे दिए गए हैं। ये जो ईडी समन्स डायरेक्ट हुए हैं वो बस हरासमेंट के लिए हुए हैं। और जैसे मैंने कहा, कन्विक्शन रेट ही बताता है कि ये सब कुक्ड अप हैरेसमेंट चार्जेस हैं और ये चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और मैं आखिर में बस एक चीज कहूंगी कि 2 तरीके की राजनीति हो गई है, एक है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, एक है एनफोर्स डेमोक्रेसी। एनफोर्स डेमोक्रेसी का मॉडल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है उसके अनुसार लागू हो रहा है। जो लोग डर गए वो भागकर बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, जो लोग डटे हुए हैं और सामना कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हरासमेंट फेस कर रहे हैं और हम इन सब का जवाब देंगे। जो चीज एक मीटिंग में खत्म हो जानी चाहिए थी उसको खींच कर यहां तक लाए हैं कि डिटेन किया फिर अरेस्ट किया, तो सच्चाई तो सामने आएगी ही। लड़ाई भले ही लंबी हो, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। लड़ाई लंबी हो हम जरूर लड़ेंगे, ये कह रही है प्रियंका जी। सुधांशु जी अब आ रही हूं आपके पास। संजय निरुपम जी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी को आज इसलिए संजय राउत के साथ संवेदना है क्योंकि उधर सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है, या फिर पूरे मामले की गंभीरता को देखे तो ईडी अपनी जांच कर रही है? ईडी पर इतने आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल में गुलाबी नोटों की पहाड़ियां निकल रहे हैं, तो फिर क्या गलत है? जांच क्यों ना हो संजय जी? देखिए, प्राथमिक रूप से अगर देखें तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में और बहुत जोरदार तरीके से हो रहा है। सुधांशु जी माने न माने, लेकिन सच ये है बहुत सिलेक्टिव तरीके से जहां अपोजिशन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेताओं के कामकाज हैं, सिर्फ उनके पीछे ईडी को लगाया गया है। ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कहीं करप्शन हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए। जैसे वो कलकत्ता वाला सीन निकल के आया, वो तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 20 करोड़ 50 करोड़ का गुलाबी नोट लहराए जा रहे हैं। तो ठीक है, कहीं कहीं केसेस हैं, लेकिन कहीं जो कुछ अच्छे जो सही केसेज हैं उनके नाम पे बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेताओं को फंसाने का एक षड्यंत्र केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात, संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के आंखों की किरकिरी बन गए थे, इससे इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से रोज सुबह उठ करके भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी जिस भूमिका में है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया से ईडी का इस्तेमाल किया है संजय राउत को शांत करने के लिए, संजय राउत का एक कोई पुराना केस निकालने में। अब रही बात आखिरी संजय राउत का के ऊपर जो केस बना है पत्राचार का मामला, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही है और वहां के नागरिकों के का जो आंदोलन है उसमें कई बार मैं शामिल हो चुका हूं। निश्चित तौर पर पत्राचार एक बड़ा घोटाला है। उसमें जो एसडीआईएल वाले राकेश बधावन थे उनने मेन भूमिका निभाई और उनके साथ थे ये प्रवीण राउत जो इस समय जेल में है। हाँ। तो प्रवीण राउत और संजय राउत का कोई संबंध होगा, उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और अगर ईडी के पास ऐसी कोई जानकारी है और उस ट्रांजैक्शन के बारे में संजय राउत सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर यह केस बन सकता है। लेकिन प्राथमिक रूप से जो बुनियादी तौर पर जो हमको समझ में आ रहा है कि संजय राउत से बढ़िया से बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था। एनसीपी के साथ अलायंस करने और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की भूमिका
तैयार करने वाले और कोई नहीं संजय राउत ही थे, 2.5 साल पहले हम लोगों ने देखा था। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या मतलब मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक बदले के तौर पे संजय राउत को उठाया गया और ईडी के केस में लिया गया है। अब केस के मेरिट पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक बदले के तहत, एक वेंजेंस के तहत संजय राउत को के खिलाफ कार्रवाई हो रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बंद कमरे में स्वीकार कर रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार संजय राउत ने बनवाई, बदला ले रहे हैं आप लोग, सुधांशु जी। देखिए, किसी भी चीज के बचाव में किस सीमा तक तर्क खड़े करने का प्रयास किया जाता है, वो संजय निरुपम जी के वक्तव्य से दिख रहा है। अरे भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां थी? सारा मामला तो शिवसेना का अंदरूनी मामला था। आज तक शिवसेना वही शिवसेना है। जो भी समस्या हुई वहां के विधायकों की, सांसदों की, और वो जो हुई वो तो अंदरूनी मामला था। आप कह रहे हैं कि साहब वो बीजेपी के लेकर, और आप देखिए अभी आपने कितना सुंदर तर्क दिया। महाविकास अघाड़ी की सरकार जो निजी स्वार्थ में मोदी जी के प्रति देश में बनी थी, अलग बात है, उसमें आज आपने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि संजय राउत जी शरद पवार जी से भी बड़े रणनीतिकार थे, सोनिया गांधी से भी बड़े रणनीतिकार थे, और उद्धव ठाकरे से भी बड़े रणनीतिकार थे। मतलब इन 3 पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी, संजय राउत की भूमिका थी। मेरे विचार से एक भ्रष्टाचार के केस में आरोपित होने के बाद उनको बचाने के लिए इतना बड़ा राजनीतिक कवर देने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये देश के किसी भी व्यक्ति के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। कि मतलब इतने शरद पवार जी जैसा व्यक्ति, जो पूरी दुनिया मानती थी कि महाराष्ट्र में इस गठबंधन का अघोषित रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वही इसके क्रिएटर भी हैं और एग्जीक्यूटर भी हैं, उन सबको आपने छोटा कर दिया कि आप सब कुछ संजय राउत कर रहे थे, इसलिए हो रहा था। मेरे विचार से ये इस तरह के तर्क देश को समझ में आने वाले नहीं। संजय जी वो कह रहे हैं छोटे खिलाड़ी थे संजय राउत। हाँ, ऐसा है सुधांशु जी, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि निश्चित तौर पर जो 3 पार्टियों का गठबंधन बना, उसमें शरद पवार जी एक बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं। उधर हमारी सोनिया गांधी जी भी थी, जो कांग्रेस अध्यक्षा, उधर उद्धव ठाकरे थे, शिवसेना के प्रमुख थे। सारे नेताओं के बारे में मैं भी जानता हूं, आप थोड़ा इनके बारे में कम जानते होंगे। लेकिन ये भी एक सच है कि संजय राउत ने एक बहुत बड़ी पहल ली थी शिवसेना और एनसीपी को करीब लाने में, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने में। और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे का पूरा समर्थन था। उद्धव ठाकरे जी खुद भी चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए। तो ये सब एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल के तौर पर शुरू हुआ था, और संजय राउत एक चेहरा थे। रोज सुबह 9-10 बजे टीवी पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम संजय राउत कर रहे थे। इससे मुझे लगता है आप इनकार नहीं कर सकते, ये पूरा एक कहीं नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक तौर पर सब कुछ दर्ज है, एक दस्तावेज के तौर पर आप भी देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने में संजय राउत आगे थे, बहुत आगे थे, और उसका एक बदला लेने का कार्यक्रम साफ साफ दिख रहा है। अब इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात को भी हम जानते हैं। ठीक है सुधांशु जी, पता नहीं आप लोग उनकी शायरी से कितने परेशान होते थे, नहीं होते थे, जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बात संजय जी से, एक मेरा सवाल है सर, एक सेकंड रुक जाइए। संजय जी, आप खुद गोरेगांव के इलाके से हैं, आपने खुद पात्रा चौल में जो गरीबों के साथ धोखाधड़ी की गई है उसका जिक्र किया। आपने खुद प्रवीण राउत का और वधावन ब्रदर्स का नाम लिया, जो HDIL वाले थे, और आपने कहा इनकी भूमिका थी, जेल में है। प्रवीण राउत का बैंक ट्रांजैक्शंस है, न सिर्फ संजय राउत के साथ, उनकी पत्नी वर्षा राउत के साथ। आपको अभी भी बोलने में हिचक हो रही है कि इस मामले में मतलब दाल ही काली दिखाई दे रही है? सिर्फ पॉलिटिक्स की ही मजबूरी होगी ना सर, वरना हमने भी मुंबई में आपका काम देखा हुआ है मिस्टर संजय निरुपम। आप ऐसे व्यक्ति थे जो खुलकर ऐसे मुद्दों पर बोलते थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से नहीं। सर, बैंक ट्रांजैक्शन कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा? प्रवीण राउत और संजय राउत, एक सांसद का बैंक ट्रांजैक्शन क्यों है? वर्षा राउत उनकी पत्नी का क्यों है? ऐसा है, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है जहां तक संजय राउत का विषय का मामला है।
पत्राचाल रीडेवलपमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मराठी परिवार रहते थे वहां पे, उनको किराए के रूम में रखा गया, किराए के घरों में रखा गया और महाडा से परमिशन लेकर रीडेवलप का प्लान किया गया। रीडेवलपमेंट करते समय सरकार ने जो उनको एफएसआई थी वो एक्स्ट्रा एफएसआई मार्केट में बेच दिया गया और उसका एक बड़ा प्रोसीड प्रवीण राउत लेकर के निकलते हैं 100 करोड़ के आसपास। अब ये प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच एक ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन क्या है? उस ट्रांजैक्शन में उस पत्राचार घोटाले का पैसा भी शामिल है या नहीं है, ये ईडी को साबित करना होगा। और जब तक ईडी छानबीन करके साबित नहीं कर देती है, तब तक मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में कोई एक राय बनाकर या कंक्लूजन तैयार करके बोलने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस केस के मेरिट पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पत्राचाल के रहवासियों, जो निवासी हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उस अत्याचार में संजय राउत किस हद तक शामिल है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं विश्वास है। संजय राउत मेरा बहुत पुराना दोस्त रहा है, संजय राउत इस घोटाले में शामिल होगा मेरा ऐसा नहीं मानना है। लेकिन राकेश वधावन और प्रवीण राउत शामिल है, दोनों इस समय जेल में हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और ऐसे तमाम घोटालेबाजों के खिलाफ ईडी जितना कार्रवाई करना चाहे करे, हम ईडी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीतिक एक जो स्पर्धा है या प्रतिद्वंदिता है या फिर राजनीतिक एक जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ईडी का दुरुपयोग हो, ईडी का बेजा इस्तेमाल हो, मुझे लगता है इस पर हमको ऐतराज होना चाहिए, सबको ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि आज आप सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में हो सकता है। ठीक है, सुधांशु जी रुक जाइए, एक साथ जवाब दीजिएगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूं, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, वही सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा था, आपसे भी पूछ रही हूं। अब देखिए, कहीं पर कोई जांच हो, कहीं पर कोई जांच हो, केंद्र जांच की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती थी और देखिए फिर गुलाबी नोटों की गड्डियां सोशल मीडिया पर ऐसी चली कि उन्होंने भी अपने मंत्री को हटा दिया। फिर जांच क्यों ना हो? संजय राउत नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सैटिस्फैक्टरीली कि आखिर ये ट्रांजैक्शंस क्यों हुई हैं उनके परिवार और प्रवीण राउत के बीच में, तभी तो जांच हो रही है। वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो जवाब नहीं दे पा रहे। 55 लाख क्यों दिए, क्यों फिर ईडी की जांच के बाद वापस किए, क्यों उनको 29.5 लाख पर 37 लाख से ज्यादा का रिटर्न मिल गया 1 महीने के अंदर। उनकी पत्नी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, उनको 17-19 लाख मिल गया। नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा ये पैसे का ट्रांजैक्शन प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार के बीच। अंजना जी, अभी हमारे देश की सीजेआई ने कहा था कि कंगारू कोर्ट लगने लगी आजकल मीडिया में। मैं उस कंगारू कोर्ट से अलग हटके बात कहना चाहता हूँ। देखिए कि अभी ये जो संजय राउत जी का जो मामला है, ये अब राजनीतिक और प्रशासनिक मामले से बाहर निकल के न्यायालय में पहुंच चुका है, क्योंकि अब उनको जमानत 4 दिन की उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद अब कोर्ट को तय करना है कि उनको बाहर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली दूसरी बात कहना चाहता हूँ। हम इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ये बात बिल्कुल हर भारतीय के दिल में होना चाहिए और हर उस राजनेता के दिल में होना चाहिए जो राजनीति कर रहा है। मैं इसी मुद्दे पे बात कहना चाहता हूँ कि अभी भारत में हम सब लोगों ने देखा, बहुत खुल के देखा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, एक व्यक्ति को उन्होंने नहीं रखा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी कैबिनेट से 11 मंत्रियों को बाहर किया। क्या ये करप्ट लोग थे? क्या ये बेईमान नहीं थे? अगर ये अच्छा काम कर रहे थे तो आदरणीय मोदी जी को क्यों निकालना पड़ा? ईडी इनके बारे में क्या कर रहा है? और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना किसको खाने दूंगा। हम उनसे मांग करते हैं कि आप जिन मंत्रियों को उन्होंने निकाला है उनकी फाइलों को सार्वजनिक रूप से जनता के हवाले करें। हम उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या करप्शन किया है। आपका आरोप लगाना बहुत आसान है, आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल अंजना जी इस ढंग की स्थिति है शेर और मेमने वाली। एक शेर को जब मेमना खाना था तो उसने कहा तुम मेरे को झूठा पानी पिला रहे हो। उसने कहा साहब हजूर आप ऊपर हो मैं नीचे हूं, भले क्यों में मुझसे जवान लड़ाता है। तो अभी ईडी की जो भूमिका है वो उसी प्रकार की है। जब मैं आरोप लगाता हूं कि ईडी पक्षपात कर रहा है तो मैं उसका आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। ईडी के उत्तर प्रदेश के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं ईडी से। वो 11:05 पर भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा लखनऊ की सरोजनी नगर से टिकट दे देती है। आज वो विधानसभा में बैठे हुए विधायक बन के पीछे प्रश्न ये उठता है कि उनके कार्यकाल में जितने उन्होंने काम किए उसको क्यों ना हम ये कहें कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से किए। और अभी ये हम कैसे मान लें कि ईडी में जो आज बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले रखी है? क्या कारण है? इस पर सामने आना चाहिए। भारत में सुधांशु जी एक भी बीजेपी नेता पर ईडी की कभी आज तक आंच नहीं आई है, एक नेता पर नहीं आई। अंजना जी मैं अभी आपका हाल का एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक मिनट अभी पश्चिम बंगाल में 3 कांग्रेस के विधायक पकड़े गए।
सूत्रों से ये जानकारी मिली है, उनका कहना यह है कि 10-10 करोड़ की खेप तैयार थी असम के अंदर, और असम के एक बहुत बड़े नेता जो कि सरकार में उन्होंने ये पैसा दिया है और 10-10 करोड़ की खेप देना चाहते थे झारखंड की सरकार को गिराने के लिए। क्यों नहीं जाता ईडी वहां पर? क्यों आंखें बंद करके बैठा हुआ है ईडी? क्या ईडी के डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ जाता है जब हम लोग ये बात करते हैं? जवाब दीजिए सुधांशु। मेरा कहना है इस मामले में कि ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की उन लोगों की आवाज दबा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार की खुलासा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आपके खिलाफ मुखर है, आप उनको पकड़ रहे हैं, धर रहे हैं। सुधांशु दीजिए ना इन 11 मंत्रियों के बारे में बताइए, इनको क्यों हटाया? देखिए अभी सुधांशु जी क्यों हटाना पड़ा? क्या वो ईमानदार लोग थे? क्यों हटाना पड़ा? कि गुजरात के मंत्रिमंडल को क्यों भंग करना पड़ा? सबों को लात मार के बाहर किया। जवाब दे सुधांशु जी। अंजना जी देखिए किस प्रकार की झूठ का मतलब अंबार खड़ा किए दे रहे हैं ब्रजमोहन जी। अरे भाई किस मंत्री को हटाया है? किसको बर्खास्त किया? एक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। बर्खास्तगी की प्रक्रिया आपको पता है ना, राष्ट्रपति को लिख के दिया जाता है कि आश्वासन दिया है, जमीन आसमान का शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज आवाज नीचे कीजिए। ब्रिजमोहन जी प्लीज सर, आपकी बारी में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, गलत बात है। प्लीज, हम लोग आज तक पर शाउटिंग मैच नहीं करते। आपकी अपनी बात का पूरा इंतजार किया, आपने इतनी असंवैधानिक गैर कानूनी बात की कि मोदी जी ने गुजरात के सारे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है किसी भी मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का। वो अधिकार है तो मुख्यमंत्री का सबने त्यागपत्र दिया, और इसलिए दिया कि पुनर्गठन होने के लिए। अरे भाई जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है, नया प्रधानमंत्री, तो वैसे भी सबका त्यागपत्र हो जाता है। क्या त्यागपत्र की बात को बर्खास्त करके और कहां से अपने बचाव में कहने लगे? अभी देखिए ब्रजमोहन जी एक और बात गलत बोल गए। अरे भाई ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह के बारे में कहते हैं 11 बजे इस्तीफा दिया और 11:05 पे ज्वाइन किया। मान्यवर 6 महीने पहले इस्तीफा दिया था। 3 महीने लगते हैं किसी सरकारी अधिकारी को जिसपे 3 महीने का टाइम होता, उनको 3 महीने के ऊपर और 3 महीने के बाद जाके उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ था। कुछ भी बोलने लगेंगे। आप 5 मिनट कह रहे हैं, उससे 5 महीने से अधिक समय का इस्तीफा था। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष आकर किसी भी ईडी को बीजेपी के किसी नेता का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता? कहीं नहीं मिलता सर, बीजेपी के एक नेता का भ्रष्टाचार नहीं मिलता। सुधांशु जी हाँ, उस पर भी बहुत अच्छा जवाब। अरे भाई हम तो जवाब दे रहे हैं। देखिए कारण क्या है, आज की बात नहीं है अंजना जी, जब इनकी सरकार थी तब हमारे किस नेता में भ्रष्टाचार का आरोप था बताइए? क्योंकि भ्रष्टाचार के केस के लिए भ्रष्टाचार होना तो चाहिए। हमारी अनेक राज्यों में सरकारें थी। हाँ, ऐसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। हिंदू आतंकवाद के मामले को लेकर लगाते थे, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर लगाते थे। प्रियंका जी सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। पूरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं पे ये सांप्रदायिकता तथा कथित सांप्रदायिकता के केस लगाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि उसके आधार पर वो सब के झूठे साबित हुए। हमारे जो केसेस हैं ये सारे तथ्यात्मक है, और हमारे जितने केस थे इनकी सरकार रहते हुए कोर्ट से खारिज हुए। इनकी सरकार रहते हुए वो चार्जशीटें कोर्ट से खारिज हुई। हमारे टाइम में एक केस बता दें, चाहे ये हो चाहे बुलडोजर के केसेस हो, बताइए एक को किसको जाके कोर्ट से राहत मिली? क्योंकि सब गैर कानूनी कामों में संलिप्त है। और आज लंका में जैसे कहते हैं सभी ये सब विनय मेरा तुम्हारा करके एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है संजय जी एक बार बोले, फिर आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी। संजय जी ऐसा है सुधांशु जी, एक नेता है मुकुल रॉय, वो पश्चिम बंगाल के घोटाले में शामिल थे। जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कोई छानबीन नहीं होती, छानबीन वहीं रुक जाती है। दूसरे नेता हैं हेमंता विश्वा शर्मा जी, वो भी उसी घोटाले में शामिल है। जैसी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ छानबीन रुक जाती है। हमारे यहाँ माननीय नारायण राणे साहब रोज किरीट सुमैया टीवी पे आकर के उनके तमाम घोटालों की यादी लिस्ट लेकर के खड़े रहते थे। बीजेपी में शामिल हो गए, छानबीन सब बंद। ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जिनके घोटाले की कहानी आप ही लोग खोलते हैं, ईडी छानबीन भी शुरू करती है और उसके बाद सारा का सारा वाइंड अप हो जाता है जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। बीजेपी के पहले के कौन कौन से नेता क्या क्या किए उस पर जाएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, बंगारू लक्ष्मण सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं तो अभी पिछले 4-5 वर्षों में जो हुआ है और जो हो रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सुधांशु जी, कि आप जो कर रहे हैं वो पूरा देश बड़ा देख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है। माफ करिएगा,
पूरा देश समझ रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और सरकार इस्तेमाल कर रही है अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों के जुबान को बंद कराने के लिए। मैं अब नेशनल हेराल्ड के केस के मेरिट में जाएंगे, लंबा चौड़ा अपना डिबेट हो जाएगा, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जिस प्रकार की ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी जुबान बंद करनी है, चूंकि उनको हरास करना है, चूंकि उनको एहसास दिलाना है कि हम सत्ता में हैं और हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारी जुबान बंद करेंगे और हमारे पास आनंद दुबे आई है, यह एक साथ जवाब हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है दुबे जी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है जी, अगर पात्रा चौल में जिन गरीबों को घर मिलना था जी, वो आशियाना लूटा गया है जी, और अगर उसमें दोषी है, अभी ये अगर का ही मामला है क्योंकि अभी जांच पूरी होनी है, कोर्ट में उसका ट्रायल होना है, तब फिर ईडी कैसे गलत? देखिए ऐसा है कि किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको आरोपी बनाना और उसको सजा दिलाना बहुत मुश्किल होता है। एनसीबी ने केस किया आर्यन खान पर, शाहरुख खान के बेटे पर। मामला न्यायालय में चला, बेचारा जेल में भी रहा और न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये बाइज्जत बरी किया जाए, ये लड़का निर्दोष है। पूरे देश में पूरी दिल्ली हिल गई, एनसीबी के अधिकारियों पर गाज गिरी, बहुत से लोग सस्पेंड हुए, कुछ बदले गए। क्या ऐसा ही कुछ ईडी की मंशा है क्या कि किसी व्यक्ति को पहले अरेस्ट करो, उसे बदनाम करो और वो घोटाले में इन्वॉल्व ही नहीं है? बार बार संजय राउत कह रहे हैं कि पत्रा वाला चाल कहां है, मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई घोटाला है और मैं उसमें इन्वॉल्व हूं। क्यों हो रहे थे आनंद जी? नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ही ना हो देश में। 2010 में कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है लोन के नाम पर और बाद में 2018 में इंक्वायरी शुरू होती है कि वो घोटाला हुआ है। ठीक है, कितना बड़ा अंतर है। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए अंत में, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं सर, सिर्फ 30 सेकंड। सुधांशु जी। हाँ देखिए, इन्होंने कहा हाँ पहले बात जो आनंद दुबे जी ने कही, अरे भाई अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ने कोई चीज गलत की थी, कोर्ट से राहत मिली ना आपको, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोर्ट जो है कोई प्रक्रिया में साथ नहीं देता? इधर है आप कह रहे हैं अगर आपकी बात में दम होता तो कोर्ट से साथ मिल जाता। और जो आरोप लगाने की बात कह रहे हैं, एक बात सुनिए ना भाई, शारदा के मामले में बड़ी मजेदार बात ये जितने आरोप हम पे लगाते हैं, ये अपने समय में कहते हैं